बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अपना जो आपका काम है उसको आप बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के आयोनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमने ये बात पढ़ी थी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड जो हैं ये बनते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल देखी थी सोडियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूला किसी भी आयनिक कंपाउंड का बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स गिवन थे कि अगर उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम अगर आपको कोई भी आयनिक कंपाउंड दे दिया जाए तो आप उसका केमिकल फार्मूला खुद से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले था स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में था कि आपने क्या करना है, किसी भी आपने सिंबल का पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आयंस उनको राइट करना है। तो जो पॉजिटिव साइन हो आयंस होंगे उनको आप लेफ्ट साइड में राइट करेंगे, जबकि अगर नेगेटिव आयंस हैं उनको आप राइट साइड में राइट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें तो सोडियम का हमने सिंबल यूज़ किया। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, हमने इसको राइट किया। स्टूडेंट्स ये देखिए लेफ्ट साइड है मेरी, लेफ्ट साइड पे मैंने पॉजिटिव आयन को किया राइट किया और ये राइट साइड है। ठीक है, ये मैंने क्लोराइड आयन, ठीक है, इसको नेगेटिव था, इसको मैंने राइट साइड में लिखा। स्टेप 2 में हमने क्या पढ़ा था, अब हमने इनके ऊपर क्या गिवन करना है, वैलेंसीज को पुट करना है। सोडियम की वैलेंसी है 1, ठीक है, और क्लोरीन की क्या है 1। उसके बाद थर्ड स्टेप था आपका स्टेप नंबर 3 जिसमें हमने पढ़ा था कि हम इन वैलेंसीज को इंटरचेंज करेंगे, अदल बदल करेंगे। ठीक है, तो ये सोडियम की वैलेंसी है 1 और क्लोरीन की है 1। ठीक है, ये इंटरचेंज होंगी, सोडियम की क्लोरीन के पास चली जाएगी और क्लोरीन की सोडियम के पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Na1 एंड Cl। हमने जो लास्ट हमने अपने एक प्रीवियस टॉपिक जिसमें था केमिकल फार्मूला, उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो आपके पास ये क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो अगर सबस्क्रिप्ट की वैल्यू 1 है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, नोट उसको नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, सोडियम क्लोराइड का। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब हमने कानून देखना है कांस्टेंट कंपोजिशन मुस्तकिल मुरक्कबात का। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है मुस्तकिल और कंपोजिशन का क्या मतलब है, इसकी अब हम प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसको पढ़ेंगे और उसको राइट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये कंपोजिशन हम किसे बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिशन कंपोजिशन refers to the types and numbers of atom present in a substance। क्या मतलब हुआ इसका कि कंपोजिशन से मुराद, कंपोजिशन को हम कहते हैं मुरक्कबात। ठीक है, मुरक्कब। तो कंपोजिशन से मुराद किसी भी सब्सटेंस में, किसी मादा में मौजूद एटम्स के किस्म और तादाद हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ राइट करते हैं इसकी डेफिनेशन। कंपोजिशन refers to the types and number of atoms present in a substance क्या मतलब है इसका,
अब हम इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स कंपोजिशन को कहते हैं मुरक्कब, ठीक है। तो कंपोजिशन रेफर्स, कंपोजिशन से मुराद टू द टाइप एंड नंबर्स ऑफ एटम, एटम्स की टाइप्स, किस्म एंड नंबर, तादाद, ठीक है। एटम्स की किस्म और तादाद है प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस, किसी मादा में प्रेजेंट है। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि मुरक्कब से मुराद किसी मादा में मौजूद एटम्स की तादाद और किस्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इन द लेट 1700, 1700 के आखिर में अ फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ प्रोस्ट, जिसका नाम है जोसेफ प्रोस्ट, स्टडीड द केमिकल कंपाउंड्स, जिसने कीमियाई मुरक्कबात का मुताला किया, एंड प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और उसने मुस्तकिल मुरक्कब के कानून को क्या किया, मुताला किया। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट है। इन द लेट ऑफ 1700, ठीक है, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था जिसका नाम है जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है। राइट करते हैं हम यहाँ पे, इन द लेट 1700 अ फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था, ठीक है। क्या नाम है इसका, जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने कीमियाई मुरक्कबात और मुस्तकिल मुरक्कब के कानून का मुताला किया कि इसने कहा द लॉ स्टेट्स दैट, लॉ ने हमें क्या बताया, हमें क्या बताता है, ठीक है। अब हम यहाँ इसको राइट करते हैं, इसका लॉ का राइट करते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है। इसने कौन सा लॉ पेश किया, इसने कहा द कंपोजिशन ऑफ the composition of a compound is always the same regardless of how the compound was made or obtained, of how the compound was made or obtained। ये हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की डेफिनेशन पे जो राइट कर रहे हैं कि द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड was made or obtained। ठीक है, इसका क्या मतलब है, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम, किसी मुरक्कब की तश्कील हमेशा यकसा रहती है, एक जैसी रहती है। जो उसकी कंपोजिशन है उस मुरक्कब की, वो उसकी तश्कील क्या है, हमेशा ऑलवेज द सेम, हमेशा यकसा रहती है। रिगार्डलेस, ठीक है, रिगार्डलेस इससे कता नज़र के ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और obtained, के उस मुरक्कब को कैसे, द कंपाउंड वाज मेड के कैसे बनाया और हासिल किया गया। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जो कंपोजिशन है इसकी ऑफ अ कंपाउंड, किसी मुरक्कब की तश्कील हमेशा यकसा रहती है इससे कता नज़र के कि हाउ द कंपाउंड, के उस कंपाउंड को कैसे बनाया, वाज मेड बनाया या
हासिल किया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको अब हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं अपनी एग्जांपल से, आपको और इससे अच्छे से समझ आएगी कि नंबर 1 पे है वाटर कैन बी obtained फ्रॉम मैनी सोर्सेज। अब हमने वाटर के चैप्टर में पढ़ा था बहुत डिटेल से कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसमें हमने इसके देखा था कि हम पानी के ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, कौन से ज़राए हैं जहाँ से हम पानी को हासिल करते हैं। तो यही बात है कि पानी को हासिल करने के बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, जिसमें आ जाता है दरिया है, समंदर है, आपकी नदी नाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ से हम पानी को क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन बट इट्स कंपोजिशन इज़ ऑलवेज द सेम। पानी आप जहाँ से मर्जी ले, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम ही है। वाटर बेशक जितना मर्जी हो, लेकिन उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी। जैसे हमने स्टूडेंट्स देखा कि वाटर का फॉर्मूला क्या था, वाटर के फॉर्मूला था H2O। ठीक है, इसका क्या मतलब था कि वाटर के उसमें मॉलिक्यूल में 2 प्रेजेंट हैं, उसमें हाइड्रोजन एटम और एक है ऑक्सीजन। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर H2O। अब पानी अगर आपने समंदर से लिया है, दरिया से है, या किसी भी झील से है, किसी से भी जिस जगह से भी आपने पानी लिया है, उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे अब है कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमने कहा था अगर सबस्क्रिप्ट में 1 हुआ तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो सपोज यहाँ पे है 1, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया, तो एक एटम है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता चल गया कि पानी आप जहाँ से मर्जी ऑब्टेन करें, जहाँ से मर्जी, जिस ज़रिए से मर्जी पानी को ले, लेकिन उसकी कंपोजिशन यही रहेगी, H2O। इसका मॉलिक्यूल वाटर का यही रहेगा। तो इसी तरह बच्चों आपके पास दूसरी एग्जांपल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अब है O, ये आएगा O, और इसके साइड्स में क्या अटैच है, हाइड्रोजन एटम H। ठीक है, H2O, इस तरह से इसका मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी नंबर ऑफ वेज में प्रोड्यूस है, बट इट्स वन मॉलिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ। लेकिन अगर हम इसके एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब हम कार्बन की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। जिस तरह वाटर के बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी नंबर ऑफ वेज में प्रोड्यूस है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है, CO2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें भी अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसमें क्या है, ये देखिए कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का एक एटम है। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें O2, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहाँ पे है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई कि कोई भी उसकी तश्कील जो है वो हमेशा एक जैसी ही रहती है, चाहे वो उसको कि उस मरकब को कैसे बनाया और या हासिल किया गया। तो यहाँ पे आपने देखा आपके वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा है कि वाटर को भी अगर हम उसको हासिल करने के बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, लेकिन इसका मॉलिक्यूल वाटर का उसमें क्या होगा, H2O ही रहेगा, इसकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम नंबर ऑफ वेज में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसका भी क्या होगा, एक कार्बन का एटम होगा जबकि 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। और ये किस तरह से होगा, CO2। तो इसका मतलब है कार्बन है मिड में और 2 एटम्स अटैच हैं जिसमें क्या है, ऑक्सीजन, CO2, और ये था वाटर का H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही है।
तो स्टूडेंट्स आपके पास फिगर है 6.12 जिसमें साइंटिस्ट फ्रांसीसी साइंसदान था जोसेफ प्रोस्ट, उसकी डेट ऑफ बर्थ है कि 1754 को ये सन बर्थ ईयर है इसका कि 1754 को ये पैदा हुआ और इसका डेथ ईयर है 1826 वाज फ्रेंच केमिस्ट इन 1749 में इसने प्रेजेंट किया था द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ है कि एन आइसोटोप इज़ वन और ऑफ टू और मोर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। अब स्टूडेंट्स हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट हो, हम उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, उसके बाद हमने उसके मेडिसिन और एग्रीकल्चर में उसके यूजेस को भी पढ़ा था। तो नेक्स्ट है सम आइसोटोप्स रिलीज रेडिएशंस ऑल द टाइम। कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनमें से रेडिएशंस, ठीक है, निकलती हैं। दीज आइसोटोप्स आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। ऐसे आइसोटोप्स को हम कहते हैं जिनमें से रेडिएशंस जो हैं वो रिलीज होती हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इंसानी बहबूद के लिए इन रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। फूड इरेडिएशन इज़ अ मेथड टू मेक फूड सेफर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने फूड को एक लंबे अरसे के लिए अगर उसको सेव करना है तो उस मेथड के लिए हम फूड इरेडिएशन मेथड यूज़ करते हैं। द रेडिएशन फ्रॉम अ रेडियो आइसोटोप किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये रेडिएशंस क्या करेंगी कि उस खाने में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं उनको किल कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इन द फूड, जो आपके खाने में मौजूद होंगी। रेडिएशंस क्या करेंगी, जो खाना है उसमें मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नेकेड आई से, ज़ाहरी आंख से नहीं देख सकते, उनको किल कर दिया जाएगा। तो आपका फूड जो है वो एक लंबे अरसे तक के लिए सेफ हो जाएगा। ठीक है, फाइंड सम मोर यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। अब इसी तरह आपने बताना है कुछ यूजेस आपने तलाश करने हैं जो रेडियो यूज़ करने हैं रेडियो आइसोटोप्स के। तो उसमें हम कर सकते हैं, हमने उसके यूजेस पढ़े थे मेडिसिन और एग्रीकल्चर में। तो उसमें आ जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। हम स्टूडेंट्स हमने देखा था अपना, पीछे से आप देख सकते हैं कि हमने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ किया था। इसी तरह कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमने किया था फॉस्फोरस 32। इसी तरह नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट है आप कोई सा भी रेडियो आइसोटोप का यूज़ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज को देख लेते हैं एक दफ़ा। जो क्वेश्चंस हैं, नंबर 1, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म्स। ठीक है, अब आपने इनको सेंटेंसेस को रीड आउट करना है और इसमें करेक्ट टर्म को राइट करना है। तो नंबर 1 है 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब आपने बताया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जिनका एलिमेंट तो उनमें सेम है लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। अभी हमने थोड़ी देर ही पहले पढ़ा है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने बच्चों पढ़ा है कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम जिनमें एलिमेंट नंबर तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ऐसे को हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। इसी तरह नेक्स्ट है द एटॉमिक पार्टिकल विद नो चार्ज। स्टूडेंट्स हमने वेरी फर्स्ट यही पढ़ा था कि एटम में ऐसी कौन से स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो सेकंड में क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन है जिस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो थर्ड है इट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। अगर किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यह क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर।
फोर्थ है, फोर्थ की अगर हम बात करें उसमें है एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाएगा? आयन। ठीक है। 5 और लास्ट है अ मॉलिक्यूल हैविंग 1 एटम इन इट। अगर आपने मॉलिक्यूल्स का आपने लेक्चर सुना है तो आपको ये पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। मोनो मीन्स 1, यहाँ लिखेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास MCQs हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, जिसमें फर्स्ट है एन एटम हैज़ नो ओवरऑल चार्ज इफ इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ डैश। ठीक है। नंबर ए है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर इसमें इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे तो एटम पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपकी राइट है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है आइसोटोप्स आर फाउंड बिकॉज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। क्या इसमें डिफरेंट होते हैं? एलिमेंट नंबर सेम होगा जबकि उसका न्यूट्रॉन नंबर जो क्या होगा? डिफरेंट। तो इसमें है ऑप्शन सी। थर्ड है इन द केमिकल फार्मूला CO2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय सबस्क्रिप्ट 2। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसके किस सबस्क्रिप्ट में हम 2 को शो करते हैं? ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें CO2 तो हम कार्बन के पास नहीं है कोई भी, तो ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन के हम सबस्क्रिप्ट में 2 शो करते हैं तो ये क्या आएगा? देयर आर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है। फोर्थ है द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इट्स मास नंबर इज 19। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स एटम। तो स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला पढ़ा था मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस फॉर्मूला में आप वैल्यू को पुट करेंगे और इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन, इसकी 10 जो है वो होगी। ठीक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल कैन बी। अगर हमने स्टूडेंट्स अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स वाला अगर आप सुना बहुत ध्यान से, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था तो आपको पता था कि के शेल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में होते हैं हमारे पास 8, एम शेल में हमारे पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एन शेल में हमारे पास हैं 32। तो एन शेल में यहाँ से उन्होंने पूछा था, तो एन शेल में आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 32। तो स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरे चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको आज के टॉपिक में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप उसको अपनी किसी डायरी में या किसी भी नोटबुक में राइट डाउन कर लें अपनी उस प्रॉब्लम को, ताकि नेक्स्ट डे जब आपकी ऑनलाइन क्लास हो तो आप उसको अपनी टीचर से डिस्कस कर सकें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज़।